नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया था। इस वीडियो में वैदिक युग के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक युग का प्रारंभ जो है 1500 बीसी से माना जाता है और इसका काल पूरा 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है और इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक युग में शब्द जो वेद है उसका तात्पर्य होता है ज्ञान, और जो शब्द आर्य है इसका तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। अब इसमें पढ़ेंगे इन भाषा कौन सी बोलते हैं। इसके पहले ये जाने कि इनका जो संस्कृत है वो एक ग्रामीण कल्चर था। इनका ग्रामीण कल्चर था और विभिन्न विद्वानों के मतानुसार ये अलग अलग जगहों से आए थे। कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है किर्गिस्तान से आए थे, कोई उत्तरी ध्रुव से बताता है। तो ये इस बात में अभी क्लियर नहीं है कि जो है इनका उद्गम क्षेत्र वास्तव में कहाँ है, लेकिन वास्तव में इनके बारे में साहित्य का जो मूल स्रोत मिलता है वो वेद से मिलता है। वेदों की संख्या आप जानते हैं 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा वेदों के अलावा इसके साथ बहुत से वेद भी लिखे गए हैं जिनका अध्ययन अगली वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें जान लेते हैं पहले आर्यों के इतिहास के बारे में। आर्य जो थे वो एक भाषाई समूह के लोग थे, मतलब एक प्रकार की भाषा बोलते थे आर्य। और चूंकि उनको लिपि का ज्ञान नहीं था इसलिए जो ज्ञान का प्रसार करते थे या कोई बात अपनी पहुंचानी होती थी तो वो श्रुति के सुनने के माध्यम से करते थे, बोल बोल के करते थे। उनको कुछ याद करना होता था तो वो बोल बोल के याद करते थे और इसी माध्यम से जो है साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं और या अथवा इसको संहिता भी कहा जाता है। वहाँ उसमें जो गुरुजन होते थे वो कोई भी शब्द है, श्लोक है, उसको कंठस्थ करा देते थे, याद करा देते थे और इस हिसाब से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चलता था। ये भारोपी भाषा बोलते थे। भारोपी क्या है? भारोपी शब्द जो बना है भारत और यूरोपी से बना हुआ है, हिंद और यूरोपी से बना हुआ है। तो जो मिश्रित भाषा है हिंद और यूरोपी भाषा को, उसको एक भारोपी भाषा बोला गया है। इस टाइप की भाषा बोलते थे आर्य लोग। इनके विषय में हमने बताया कि जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वेद। जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। वेदों की संख्या 4 है, आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये आर्यों का संक्षिप्त इतिहास है। अब इसमें देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। अभी हमने बताया कि आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है और जो जानकारी मिलती है उसमें विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कहा है कि कोई बताता है कहीं से, कोई कहीं से। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन विद्वान, जैसे मैक्स मुलर है विद्वान, इन्होंने बताया कि मध्य एशिया के निवासी थे आर्य, मध्य एशिया से आए थे। ब्रंडेस्टाइन ने बताया किर्गिस्तान का मैदान, नेहरिंग साउथ रशिया मतलब दक्षिणी रशिया रूस की, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक क्षेत्र ठंडा क्षेत्र। सोचिए ठंडे क्षेत्र से कैसे आ सकता है कोई, अगर जो ठंडे क्षेत्र का निवासी होगा वो यहाँ जो उत्तरी जो भारत है, दक्षिण एशिया है, या समझिए कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में गर्मी पड़ती है। यहाँ आर्कटिक क्षेत्र का कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? खैर, मानता है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने माना था तिब्बत के निवासी थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने कहा सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सैंधव क्षेत्र। गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा था। पी गाइल्स ने हंगरी कहा था। प्रोफेसर पेनका ने जर्मनी कहा था और
लक्ष्मीधर कल ने कश्मीर माना था कि कश्मीर से आए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो एक समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो नोट्स बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो को लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। तो इसमें जो वैदिक युग में मूल निवास स्थान था, इन्होंने बताया हमने जो मुख्य थे। इसमें जो मुख्य है वो शुरू की 4-5 है, जैसे कि मध्य एशिया मैक्मुलर का है, ब्रंडेस्टाइन का है, साउथ रशिया नेहरिंग का है, गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक का उत्तरी ध्रुव का है और दयानंद सरस्वती। ये कुछ शुरू के 5-6 जो है वो महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद होना ही होना चाहिए। बाकी अगर और भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो सब सिंधु प्रदेश था, आप जानते हैं इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, उसको सब सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो इनमें नदियों का उल्लेख बहुत मिलता है। कुछ नदियों का जो उल्लेख है बार बार है, कुछ का उल्लेख कम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। इसमें अभी और बाकी है। तो इसमें कुछ मुख्य नदियां जो उनका उल्लेख हुआ है उनके नाम हम देखते हैं, जिनका नया नाम सिंधु है और पुराना नाम सिंधु है। नया नाम सिंधु, पुराना नाम सिंधु। दूसरा है झेलम, झेलम को पुराना नाम वितस्ता है, यह आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है परीक्षा में। चेनाब को आस्किनी कहते हैं, आस्किनी। रावी को परुषणी, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री। तो ये नाम है नदियों के जहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति विकसित हुई। ये ऋग्वेद में वर्णित नदियां हैं ऋग्वैदिक कालीन। हमने बताया कि 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। और ये पहचान जो एक स्थान है अतरंजी खेड़ा, क्योंकि ऋग्वेद में लोहे का कहीं भी उपयोग होने का कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए इस काल से ये माना गया है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो पहले हुई और बाकी वेद जो है बाद में लिखे गए, जिनमें शुरू के जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है। और जो 2 भागों में बांटा गया है वो ऋग्वेद और बाकी उत्तर वैदिक कालीन बांटा गया है। जब 1000 BC के आसपास अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से जब लोहे की जब खुदाई हुई तो लोहे की खोज हुई वहां से, तो वो जो काल था वो 1000 BC के आसपास था। और चूंकि ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है लोहे का, तो इसलिए इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, 1500 BC से 1000 BC और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक का। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें वैदिक राजनीति। वैदिक राजनीति हमने बताया 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। तो ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीति में जो जन थे, जो स्थान थे, जिनमें राजन कहा जाता था, राजा को राज थे उनको जन कहा गया, और जो इनके मुखिया को राजन कहा गया। राजन पर भी नियंत्रण होता था। किसका होता था? सभा और समिति। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं, उनका नियंत्रण होता था। इसके अलावा एक और भी संस्था थी 2 पुरानी, विदत और गढ़, लेकिन मूल रूप से जो था सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। सभा जो थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसमें ऋग्वैदिक काल में पुरुष और स्त्रियां दोनों थे, जबकि समिति में केवल पुरुष होते थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि सभा में पुरुष स्त्रियां दोनों थे, समिति में केवल पुरुष थे। और ये इसका नियंत्रण जो है राजन पर रहता था, और राजन कोई भी निर्णय इनकी सहमति से ही करता था। इसके बाद
राजन को जनपति या गोपति भी कहा जाता था। अब जन जो थे वो विश्व में बटे थे, जैसे कि हमारे यहाँ जिले होते हैं, विश्व में बटे थे। इसके अलावा विश्व जो है ग्राम में बटे थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और ग्राम कुल में बटे होते थे। और कुल के मुखिया को, जैसे कि परिवार होता है वैसे कुल होता था, कुल के मुखिया को कुलप कहा गया था। इनमें जो आम ग्रामीण आम लोग थे वो राजन को उपहार देते थे, उसको बलि कहा गया। जो आम जन उपहार दिया करते थे राजा को, उसको बलि कहा गया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी, राजनीति थी, वो इस आधार पर बटी हुई थी, जिनमें जन के बाद जो था विश्व के बाद ग्राम के बाद कुल, इस तरह से बटी हुई थी। और राजन कोई भी निर्णय अपनी मंजूरी तक सभा और समिति जो होती वो निर्णय उसका नियंत्रण रखती थी। और पुरोहित का जो स्थान था, राजा में परामर्शदाता के रूप में रहता था। पुरोहित सबसे ऊपर स्थान रहता था जन में। अब बात आती है उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक काल जो था, बताया हमने 1000 BC से 600 BC के बीच। इसमें जो जन थे, जन काफी बड़े थे और वो छोटे हो गए। जन पद जब छोटे छोटे हो गए, यानी कि पद माने पैर, तो उनको जनपद कहा गया। सभा और समिति का नियंत्रण अब भी था। अंतर इतना हुआ कि सभा और समिति दोनों में पुरुष का वर्चस्व हो गया, दोनों में पुरुष प्रधानता हो गई। महिलाएं जो स्त्रियां जो थी सभा में नहीं रह गईं। पहले तो समिति में वैसे भी नहीं थी और स्त्रियां नहीं रह गईं सभा में। अर्थात स्त्रियों की जो दशा थी उत्तर वैदिक कालीन राजनीति में, ऋग्वैदिक कालीन राजनीति के सापेक्ष गिर गई थी, नीचे हो गई थी इसमें। अब बात आती है जनपद। जनपद जो है, इसके जो मुखिया को राजा कहा गया। राजा जो है राजसूय यज्ञ कर सकता था और विश्व जनपद उसी प्रकार से, जनपद जो थे विश्व में बटे थे, विश्व ग्राम में बटे थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा गया और उसके अलावा कुलप कहा गया। तो सभा और समिति का नियंत्रण अब भी था। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो और समिति जो है वो कुलीन वर्ग की संस्था थी और स्त्रियों की दशा, मुख्य बात इसमें ये रही कि स्त्रियों की दशा इसमें गिरावट आई थी। और यहाँ तक कि स्त्रियों को इसके अतिरिक्त जो है कई जगहों पर स्थान नहीं दिया जाने लगा और स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में दिन प्रतिदिन गिरती चली गई ऋग्वैदिक कालीन के सापेक्ष। तो ये वैदिक कालीन राजनीति थी आपकी, और ये आपका वैदिक कालीन या वैदिक युग का पहला वीडियो था। अब इसके हो सकता है मतलब 1-2 वीडियो और आएंगे, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन धर्म, वैदिक कालीन संस्कृति। इसके अलावा वेदों के और भी भाग हैं और इसके अलावा समाज। तो मतलब अभी 1-2 वीडियो और आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।